हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम 324 आई वाई कोड का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आई एक्स का 324 आई एक्स कोड का सॉल्यूशन किया था। ठीक है ना। आपने वो कर लिया होगा और समझ में आ भी गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पेपर है। ये 324 आई वाई मैंने पूरा यहाँ पर लगा दिया है। बस नाइन्थ के जो है क्वेश्चन नहीं लगाए क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, वो जब मैं कराऊंगा वो वहां से देख लेना। ठीक है, अभी फिलहाल ये है। और मैं आपको इतना बता दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इतना पढ़ो, 90 प्लस मार्क्स पक्के होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम्म, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ, आप भी ला सकते हैं। ठीक है ना, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप तैयारी स्मार्ट तरीके से करते हैं, जैसा कि मैं करा रहा हूँ आपको, तो आपके निश्चित ही 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है ना। हो सकता है 100 में से 100 भी आ जाएं, क्योंकि यूपी बोर्ड में आए हैं, बहुत बच्चों के आए हैं। तो आप ला सकते हैं इजीली। ठीक है, बस आपको तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जरूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, रफली सॉल्व करे करके आपको सिर्फ आंसर देना है। देखिए, ऐसे आंसर देना है बिल्कुल जैसे आपने लिखा। उत्तर नंबर पहले का, पहले का आपको क्या है, यहाँ पे जो भी आंसर होगा, मान लो इसका सी है तो आप बस ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ तो हेडिंग डालोगे ही आपके प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या 1, क्योंकि हम ये पहले का कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का कर रहे हैं उत्तर, तो इस वजह से हम यहाँ सबसे ऊपर ये डाल देंगे। फिर जब दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, सबसे ऊपर ये लिख देंगे प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 2। फिर वहां पे उसके उत्तर ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन ये तो बहुविकल्प है, यहाँ तो खाली उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कराता हूँ आपको इसको। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसने कहा है कि फलन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स जो है मेरे पास वो ये है, तब फोफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एफ। है ना, ये आपको फलनों का संयोजन पूछ रहा है, एफ ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है आप सब जानते हैं। एफ ऑफ एफ का मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन। इस वाले एफ के अंदर ये वाला एफ। ठीक है ना, अगर यहाँ गोफ होता तो जी के अंदर एफ आ जाता। अब देखो, ये तो एफ है मेरे पास। अब इस एफ एक्स की क्या वैल्यू है जो उसने दे रखी है, क्या दे रखी है एक्स की वैल्यू उसने, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, ये हमने एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब ये ऐसा है जैसा एफ के अंदर एक्स रखा हो। ठीक है ना, तो फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स मेरा ये है, तो इस एक्स की जगह मैं ये रख दूंगा 3 माइनस एक्स क्यूब और होल 1/3। वो मैं यहाँ रख दूंगा इस एक्स की जगह। तो यहाँ पे जो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हम ये रख देंगे पूरा। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आएगा, इस वाले फंक्शन में जहां जहां मेरे पास एक्स है वहां वहां मैं ये पूरी वैल्यू रख दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस एक्स ये रहा अंदर। अब इस एक्स की जगह मुझे ये रखना पड़ेगा, एक्स की जगह मैं ये रखूंगा 3 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब, और इसकी पावर क्यूब है, देखना एक्स की पावर क्यूब, ये तो एक्स की वैल्यू हो गई, इसकी भी पावर यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, अब होल पावर यहाँ पे 1/3 है। देखो होल पावर 1/3 है, तो होल पावर भी 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 माइनस, अब ये देखो ये जो है इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा मेरे पास 3 माइनस एक्स क्यूब, बस ये बचेगा। और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि 1/3 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 3 से 3 कट कर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा और इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं लिखूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से और पावर 1/3 रहेगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 बचा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 से 3 कटेगा तो एक्स की पावर 1 आ जाएगा, यानी एक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या क्वेश्चन, ये तो क्या क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तथा आर जो है वो संबंध जो है वो ये इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स बराबर वाई माइनस 3 है और वाई 3 से बड़ा है। तो अब देखो वाई, ये वाला एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अब हम ये देखना वाई 3 से बड़ा किस किस में है, 4, यहाँ पर 4 है, 3 से बड़ा है 8 है, 5 है और 7 है, सारे वाई 3 से बड़े हैं, तो कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है अभी। अब बस इस कंडीशन को और वेरीफाई करा लो, एक्स बराबर वाई माइनस 3, तो वाई की वैल्यू उठाओ, 4 उठाई हमने यहाँ से, यहाँ रख दी, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो एक्स बराबर 1 आ गया। एक्स तो इसमें 1 है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत।
अब y की वैल्यू 8 उठाओ, ये वाली, ये y की वैल्यू है, दूसरे वाला जो है वो y की वैल्यू देखो, पहले वाली x की वैल्यू, दूसरे वाली y की वैल्यू। तो हमने y की वैल्यू 8 उठाई, 8 यहाँ रखी, 8 में से 3 गया 5, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 इसने दे रखी है, तो बस यही ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा चेक करते हैं, चलो 7 मैंने यहाँ रखा, 7 में से 3 गए 4, x की वैल्यू 4 आएगी, इसमें 3 दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया। y की वैल्यू 5 उठाई, 5 में से 3 गया 2 बचा, x की वैल्यू 2 आई, जबकि यहाँ 1 दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब गया ऑप्शन पर चलते हैं, इसका तो बी हो गया। गया देखते हैं, ये दे रहा है कि समाकलन 1 से √3 लिमिट दे रखी है और dx अपॉन 1 + x²। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए 1/1 + x² का जो समाकलन होता है वो होता है tan इनवर्स x, तो डायरेक्ट tan इनवर्स x हो गया और लिमिट आपकी 1 से √3 ही रहेगी। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ऊपर वाली लिमिट, ऊपरी सीमा x की जगह √3, फिर माइनस लगा के निचली सीमा हम पुट करते हैं, x की जगह 1, ये हमने रख दिया। तो tan इनवर्स √3 का मतलब है आपका π/6, है ना। tan π/6 का मान ही तो √3 होता है, π/6 मतलब 6×3 = 30, नहीं π/3 का मान होता है, आई थिंक π/3 का होता है। तो यहाँ पे ये 3 कर लेंगे, है ना, π/3 हो जाएगा। और माइनस में tan इनवर्स 1 का मतलब है π/4, tan 45 का मान 1 होता है ना, तो ये तो हो गया π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, π/12 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। देखिए घ क्वेश्चन में कह रहा है अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या है। अब ये देखिए इसकी कोटि इजीली हम बता देंगे, सबसे हाईएस्ट पावर देख लो x, जो अवकलज है हमारा dy/dx, वो कितनी बार किया गया है, सबसे पहले वो देखो, सबसे ज्यादा बार जो सा किया हुआ होगा, सबसे ज्यादा बार अवकलज जो होगा वही हमारी कोटि बताएगा अवकल समीकरण की, और वही हमारी घात बताएगा। तो यहाँ पे ये 2 बार किया गया है, ये 3 बार किया गया है, तो बस इसी को ही देखना है। 3 बार किया गया है तो कोटि हमारी 3 हो जाएगी, 3 बार किया गया है तो कोटि हमारी 3 हो जाएगी। अगर हाईएस्ट बार, ज्यादा से ज्यादा बार 3 बार है तो कोटि उसकी 3 हो जाएगी। अगर वो घात पूछता तो इसकी घात क्या हो जाती, जिस टर्म ने हमें कोटि बताई है उसी की घात देख लेते हैं, उसी की घात क्या है, 1 है, तो बस घात इसकी 1 हो जाती। अवकल समीकरण की कोटि 3 है, अवकल समीकरण की घात 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कोटि पूछा है इसलिए हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 और माइनस सेकेंड इनवर्स -2, इसका मान बताओ क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स, अब √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, जैसे कि भी ऊपर भी आया था tan π/3 की वैल्यू होती है, तो मैं इसको tan π/3 लिख लूंगा। ठीक है, माइनस सेकेंड इनवर्स, अब -2 हम सेक में देख लेते हैं ना, सेक में ये माइनस तो हम अभी जू का तू रखेंगे यहीं पर ही। सेक में जो होता है ये 2 सेक, 2 सेक में जो वैल्यू होती है कोस 60 की, यानी सेक 60 की, है ना, यानी सेकेंड 60, तो π/3 की वैल्यू होती है ये। अब सेकेंड में माइनस अंदर भी नहीं जाता, तो इस माइनस को अरेंज करना पड़ेगा मुझे, 10 से 10 हट के यहाँ तो π/3 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। देखो एक तो सेक के अंदर अगर -θ हो तो बाहर कुछ नहीं आता, प्लस ही रहता है, और एक कोस, कोस के अंदर अगर -θ हो तो बाहर कुछ नहीं आता, कोस थीटा। तो अगर बाहर यहाँ माइनस लगा दें तो उसको हम अंदर नहीं ले जा सकते, ऐसे ही ये है, माइनस अंदर बाहर है ना तो अंदर नहीं ले जा सकते इसमें। बाकी अगर साइन में होता, साइन में होता तो हम उसको अंदर ले जा सकते थे। देखो साइन का थीटा जो माइनस होता है थीटा के अंदर वो बाहर आ जाता है, लेकिन सेक में और कोस में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट तो अंदर ले जा नहीं सकते, लेकिन इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढना है जहाँ पे सेक माइनस देता हो, तो ये वाला इसमें सेक माइनस देता है, इसमें भी सेक माइनस देता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यहाँ पे टेन और कोट प्लस होते हैं। सेक तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें इन दोनों में कोई ना, इन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 180 माइनस देखते हैं, क्योंकि 180 माइनस इस कोऑर्डिनेट में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक 180 यानी π-π/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π-π/3। अब देखो सेक 180 माइनस थीटा, माइनस के सेक थीटा ही होता है, तो बिल्कुल ठीक है हमारा ये लिखा हुआ। अब सेक से सेक हट जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा π/3 और माइनस π-π/3 यानी 3π - π 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, और π/3 में से 2π/3 गए, माइनस के π/3 बचेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरे का क्या क्वेश्चन, दूसरे का जो क्या क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है जैसा अभी हम पीछे करके आए। सेक इनवर्स वहां पे 2 था, यहाँ पे -√2 है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए सेक इनवर्स -√2,
सबसे पहले रूट 2 जो है वो ढूंढ लो आप, सेक में कितने की वैल्यू होती है, इस माइनस को जू का तू रहने दो। तो सेक में रूट 2 जो होती है वो 45 की यानी पाई/4 की वैल्यू होती है, सेक पाई/4 की। सेक पाई/4 रूट 2 होता है हमारा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो सेक होता है 1/कोस, तो आप कोस की याद रखो, सेक की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान रूट 2 होगा। यहां से पता चल गया। अब ये सेक में माइनस अंदर नहीं जा सकता, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लो सेक पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचा दिया मैंने। सेकंड कोऑर्डिनेट में सेक माइनस हो जाता है ना, सेक 180 माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में सेक माइनस होता है, तो इसलिए ये माइनस के सेक थीटा आ जाएगा, यानी हमारा सही है। सेक से सेक हटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का, आसानी से आपको 1 नंबर मिल गया। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। देखिए ख क्वेश्चन कहता है, क्या फलन f(x) जो है ये वाला सतत है x बराबर 1 पर। तो चलो चेक करते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 पर। x बराबर 1 पर मेरा फंक्शन ये है, तो मैं x की जगह 1 रख दूंगा, 1 + 5 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगी वैल्यू। अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाल लें तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 से छोटी। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मेरा फंक्शन है x + 5, तो मैं यहाँ पे रखूंगा x + 5। अब मैंने लिमिट पुट कर दी, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 5 हो जाएगा हमारा 6। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट कहती है हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखो 1 प्लस मतलब x से, x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी, 1 में कुछ जुड़ रहा है, 1 + 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो 1 से बड़ी आएगी x की वैल्यू। 1 से बड़ी तो फंक्शन मेरा x-5 है, तो मैं यहाँ पर x-5 रख दूंगा। x-5 लिमिट पुट करी तो 1-5, 1-5 का मतलब है -4। ओहो, ये तो अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। इन्हीं से हम बता सकते हैं कि हमारा फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। फलन x बराबर 1 पर सतत, संतत नहीं है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आपका आ गया। एक नंबर के क्वेश्चन है और जल्दी से आपको फटाफट से कर देने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गया क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि एवं घात बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में, और 1 नंबर में बहुविकल्प में आया था, यही कोटि का निकालने वाला क्वेश्चन है ना। dy/dx प्लस वाई इंटू साइन एक्स और बराबर 0। इसकी घात और कोटि बतानी है। घात जो होती है ना अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की घात होती है जितनी बार हमने उसको ज्यादा से ज्यादा बार अवकलज किया हुआ है, अवकलन किया हुआ है उस समीकरण का जितनी ज्यादा से ज्यादा बार, वही उसकी कोटि होती है। अब देखो जैसे ये समीकरण है, इसकी मुझे कोटि फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसमें देखूंगा कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है। वो किससे पता चलेगा, देखो यहाँ तो y है, यहाँ dy/dx ये 1 बार किया गया है, यहाँ d2y/dx² यानी 2 बार किया गया है। तो इस अवकल समीकरण का ज्यादा से ज्यादा 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि 2 ही होगी, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि बराबर सबसे, या आप यहां पे लिख दो बस डायरेक्ट 2। अवकल समीकरण की कोटि डायरेक्ट आ जाएगी 2, जितनी बार इसका अवकलन किया गया है। और अगर आप घात भी लिखना चाहो तो घात भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अवकल समीकरण की घात, उसने भी बल्कि पूछा ही है अवकल समीकरण की घात। तो अवकल समीकरण की जो घात होगी, अब जिस टर्म से यानी जिस पद से आपको ये पता चला है इसकी घात 2 है, यहीं से तो पता चला ना, तो इसी की पावर देखो, इसी की घात देखो यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे घात इसकी 1 ही है ना, कुछ नहीं होती इसका मतलब घात 1 ही है ना। तो घात इसकी 1 हो जाएगी, ये आपका इसकी अवकल समीकरण की घात हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विकोज्या ज्ञात कीजिए। इसकी द्विकोज्या हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं पहले यहां पर सूत्र लिख देता हूं कि
दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2, ज़्यादा बारीक हो गया ना, को मिलाने वाली रेखा की द्विकोज्या क्या होगी? x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, या आप एक काम करो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और छोटा बना देता हूँ फॉर्मूले को। द्विकोज्याएं a बराबर x2 माइनस x1 y बराबर y2 माइनस y1, नहीं इसको b बना लेते हैं, को b बना लेते हैं और इसको c बना लेते हैं, z2 माइनस z1। तो जो द्विकोज्या होगी हमारी, द्विकोज्या वो होगी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा, चाहे प्लस माइनस में है, बी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये है, हमने ए बी सी बना लिए पहले ही, या इनको एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा जहाँ ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, जहाँ पे मैंने लिख दिया जहाँ। ठीक है, अब हमें बस ये निकालने हैं और हमारा हो जाएगा काम। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इतना। तो अब मैं ए निकाल लेता हूँ। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक है ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 माइनस और माइनस 2 कोमा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 4, c इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस 5, है ना, ये रहेगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू 1 + 2, ये तो 3 आ जाएगा, और बी इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, और सी इक्वल्स टू 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर देखा जाए एक जगह ये भी निकाल लो, बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 77, 9 + 4 13 और 64 77। ठीक है ना, ये हो गया रूट 77। अब यहाँ से जो द्विकोज्या आएंगी, अतः बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है, अतः द्विकोज्याएं, अतः द्विकोज्या क्या होगी, प्लस माइनस ए अपॉन, ए तो यही है अंडर रूट 77 कोमा प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस यहाँ पहले से आ गया तो आपको इसका माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2/77 ये आ जाएगा, प्लस माइनस 8/√77 ये आ जाएगा, और ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपकी द्विकोज्या हो जाएंगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि पी ए है, पी बी ए है, पी ऑफ ए ए डिवाइड्स बाई ए डिवाइड बी का मान हमें ज्ञात करना है यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब है ये सशर्त प्रायिकता पूछ रहा है कि बी हो चुकी है और ए की हमें प्रायिकता बतानी है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए चूंकि उसने कहा है, वी नो दैट, पहली बात तो ये देखो दिया है, जो दिया है वो लिख देते हैं ना, दिया है, सबसे पहले पी ऑफ ए दिया है उसने 0.3, पी ऑफ बी भी दिया है उसने 0.4, और उसने कहा है तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।
अब जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। ये कंडीशन होती है स्वतंत्र घटनाओं की, ठीक है ना। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे पी ऑफ ए डिवाइड्स बी की प्रायिकता, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, या आप इसको यहाँ पे बी नो दैट भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी है, इसका मतलब तो ये हो गया, और पी ऑफ बी नीचे रहेगा जू का तू। इसको मैं लिख दूंगा समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। पी ऑफ बी से पी ऑफ बी पूरा कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, पी ऑफ ए बचा, और पी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका एक नंबर आ चुका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है ए ये है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान बताओ। अब मेरे पास ए है कोस अल्फा, या मैं एक काम करता हूँ ए डैश निकाल देता हूँ बस, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ए डैश कैसे निकलता है, जो आपकी पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दो, जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दो, तो ये साइन अल्फा आ जाएगा और ये कोस अल्फा आ जाएगा। कॉलम तो पता होगा ना, कॉलम मीन्स ये आपका स्तंभ है ना, और रो मतलब आपकी पंक्ति, कॉलम मतलब आपके स्तंभ, ठीक है। तो अब ये कंडीशन लेके चलेंगे, दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई। अच्छा आई जो होता है वो आपकी 2/2 में, मतलब दो कोटि में 1001 होता है, तत्समकाव्यु आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए है मेरे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसके साथ प्लस ए डैश जो है मेरे पास वो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये मेरे पास आई डैश है, और बराबर यहाँ पे मेरे पास आई है 1001। अब यहाँ से जब इनको जोड़ूंगा मैं तो 2 कोस अल्फा आ जाएगा, पहला पहले में जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा तो जीरो, एक माइनस का एक प्लस का, साइन और साइन ये भी प्लस माइनस के जीरो, कोस अल्फा ये भी 2 कोस अल्फा हो जाएगा। अब देखो दो आव्यूह आपस में तभी बराबर होती हैं, दो आव्यूह आपस में तभी बराबर होती हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों, तो ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर जो 2 कोस अल्फा है इसको 1 होना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होंगी, उसने बराबर कही है तो 2 कोस अल्फा 1 ही होगा, तो कोस अल्फा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1/2, और 1/2 कोस में जो वैल्यू होती है वो कितने की वैल्यू होती है, कोस 60 की होती है, 60 मतलब पाई/3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो पाई/3 आ जाएगी, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि y बराबर एक्स की पावर x तो डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो सिद्ध करो कि ये है, ठीक है। तो हम लेकर के चलते हैं इसको, माना ये जो y है और x की पावर में ये x ऐसे चलता जा रहा है पावर में, तो अगर मैं x की पावर y ही लिख दूं, क्योंकि वो तो अगर इस x को मैं छुपा लूं तो ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है ना जैसे y हो, तो इस x की पावर में यहाँ पे y लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वही चल रहा है लगातार। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x रेज टू द पावर y, ये हो जाएगा आपका log y और ये हो जाएगा आपका y मल्टीप्लाई बाई log x। तो यहाँ से हम dw/2x करेंगे, dw/2x, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dy/dx, ठीक है। अब dy/dx इधर ले आओ उसके पास, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका 1/y dy/dx माइनस, और एक है ये log x dy/dx, ये वाली टर्म इधर आ गई, इक्वल्स टू यहाँ पर y/x ही बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं dy/dx हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस वाई माइनस 1/y माइनस log x, यही बचा ना, और इक्वल्स टू
हमारा आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 - y log x अपॉन वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी यहाँ पर और इस वाले की यहाँ पर और इस पूरे की टर्म की यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसकी x की मल्टीप्लाई इधर हो गई और इस y की मल्टीप्लाई उधर जाएगी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। और ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये नीचे आ जाएगा 1 - y log x। ठीक है ना। और ये देखो आपका यही प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये आपका हमारा प्रूफ हो गया, इसको हम कह देंगे प्रूफ। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा युग्मों x+3/3 y-1/5 z+3/4, एक रेखा ये दे रखी है उसने और एक रेखा ये दे रखी है, इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब कोण ज्ञात करने का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो उसमें सिर्फ हमें इनके द्विक अनुपातों की जरूरत पड़ेगी, है ना, a1 a2 और a3, b1 b2 और b3। ठीक है, a1 a2 a3 यहाँ से मिलेंगे पहली वाली रेखा से और b1 b2 b3 यहाँ से मिलेंगे दूसरी रेखा से। तो हम क्या करेंगे, दी गई रेखा x+3/3 बराबर y माइनस y-1/5 बराबर z+3/4 के द्विक अनुपात। इसके द्विक अनुपात क्या होंगे, ये जो नीचे वाले हैं ना इनको मान लेते हैं। ठीक है ना। a1 = 3, b1 = 5, c1 = 4, इनको मान लो a1 b1 c1, ये मान लिए तीनों। ये तो हो गए पहली रेखा के द्विक अनुपात। अब दूसरी रेखा के तथा दूसरी रेखा के माना कर लो, यहाँ पे माना है ना, क्योंकि हमने इनको a1 b1 c1 नाम दे दिया ना, इसलिए दूसरी रेखा x+1/1 बराबर y-4/1 = z-5/2 के द्विक अनुपात। इसके द्विक अनुपात अलग ले लो। ठीक है ना, इसके द्विक अनुपात अलग ले लिया आपने। इसके द्विक अनुपात क्या होंगे, ये होंगे आपके a2 बराबर 1, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इनको अलग ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 हो गया, b2 हो जाएगा 1 और c2 भी हो जाएगा 2। ठीक है, a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया। अब जो इन दो रेखाओं के बीच का कोण है उसका फॉर्मूला वो लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और मान लो, माना दी गई रेखाओं के बीच बना कोण थीटा है। बना कोण थीटा, बना कोण थीटा है। तब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कोस थीटा इक्वल्स टू मोड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इसका भी मोड। ठीक है, इसमें ये वैल्यूज रख देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की, और हमारा जो है यहाँ से निकल जाएगा फॉर्मूला आंसर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है 4, c2 की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट पहले का यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, और इन सबको मोड में रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा इक्वल्स टू 3 + 5 + 8, 4 दूनी 8 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 + 4
इनका सबका मोड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5 13 और 3 16, 16 बटे ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25 और 16, 25 और 6 31 और 10 41 और 9 50 है ना। ये तो हो गया अंडर रूट 50, और ये कितना हो गया 4 5 6 अंडर रूट 6। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, तो इसको हम लिख लेंगे 5 रूट 2। कैसे, 50 का आप जो है एलसीएम कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे 50 और 5 से काटेंगे 5 और फिर 5 एकम 5, एक पेयर बन जाएगा ना ये 5 का, तो ये बाहर आ जाएगा और 2 अंदर। 6 को लिख सकते हैं हम √2 गुना √3, है ना, √2 गुना √3। तो यहाँ से अगर देखा जाए कोस थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 16 बटे 2 की √2 में गुना करेंगे 2 ही आएगा, है ना, और ये 5 की गुना करेंगे 5 दाम 50 हो जाए, सॉरी 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 √3 आ जाएगा यहाँ से 10 √3। अब 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। तो यहाँ से जो मिला मुझे थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू जो कोण निकालना है मुझे, कोस इधर से रह जाएगा कोस इनवर्स 8/5 √3, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक तो दो रेखाओं के मध्य कोण और दो रेखाओं के मध्य बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, इन पर क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आता है, ठीक है ना। अब वो इनमें से कोई सी भी दे सकता है, देखो जैसे ये कार्तीय रूप में उसने समीकरण दे रखी है, अब वो इसको सदिश रूप में भी दे सकता है। तो दो तरीके तो इसके हो गए कोण निकालने के, मध्य कोण निकालने के दो रेखाओं के। अब वो रेखा सदिश रूप में भी हो सकती है और कार्तीय रूप में भी हो सकती है, दोनों के आपको याद करना है। और दूसरा दो तरीके उसके हो जाएंगे कि एक कार्तीय रूप और एक सदिश रूप, उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन उसका और एक क्वेश्चन इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी आ जाए, और हो सकता है तो दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय अवयवों a और b के लिए सिद्ध कीजिए कि ab का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स। ये आपकी थ्योरम है, और इस थ्योरम को, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आ जाती है पेपर में, ठीक है ना। 2 नंबर में होगी या 2 नंबर में है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है। ए बी का होल इनवर्स होता है, सॉरी ये तो गिवन कंडीशन, सॉरी ये तो प्रूफ ही करना है हमें। हम ये कह रहे हैं कि किसी अगर मैट्रिक्स की, अगर हम उसी के इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, आई आता है ना। तो हमने क्या किया, ए बी के होल इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये इसका इनवर्स है, तो किसी मैट्रिक्स की अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है हमेशा, ठीक है ना। ये कंडीशन हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर आई आता है ना, इससे बात आई है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें बारी बारी इधर से ये ए हटाना है, फिर बी हटाना है, बस ये बच जाएगा, और इधर ये आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई गुणन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, ये ए बी जू का तू रहेगा, ये ए बी का होल इनवर्स बी जू का तू रहेगा, इक्वल्स टू ए इनवर्स इधर की साइड ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि ए इनवर्स से गुणन करने पर, ऐसे लिख लो, गुणन करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो सहचर्य नियम को फॉलो करती है ना। तो ये ब्रैकेट अगर यहाँ है तो इसको अगर मैं इधर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही रहेगी बात, है ना। सहचर्य नियम फॉलो करता है ये। तो यहाँ से ये आ जाएगा, और ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, है ना। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि आव्यूह सहचर्य नियम को सहचर्य नियम का पालन करता है, क्योंकि आव्यूह सहचर्य नियम का पालन करता है, ये लिख सकते हैं आप यहाँ। मैं यहाँ पे दूसरा रीजन ये वाला लिख रहा हूँ, इधर वाला, कि ए इनवर्स आई की अगर हम आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, आई की किसी पे मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो ए इनवर्स ये क्या होता है, आई होता है, जैसे कि ये दिखा हमने, है ना। ए इनवर्स हो या ए इनवर्स ए हो, आई ही आएगा, तो ये हमारा आई हो जाएगा, और यहाँ पे ये बी रखा हुआ है पहले से, है ना, इनकी मल्टीप्लाई होगी, और ए बी का होल इनवर्स ये जू का तू रहेगा भी, और ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको फिर से बता देंगे कि ए इनवर्स ए बराबर आई होता है, ठीक है ना। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स वो ही आ जाएगी, तो यहाँ से बी आ जाएगा, और ये बी इनवर्स हो जाएगा, और ये ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे इसको फिर से बता देंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं।
इस बी को हटाना है तो ऐसे ही हमें बी इनवर्स लाना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है ना। तो दोनों तरफ क्या करो, बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से बी इनवर्स आ जाएगा, ये ए बी का होल इनवर्स है, और इधर भी बी इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये बी इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे बी इनवर्स की या से बी इनवर्स की गुणा करने पर या गुणन करने पर, ठीक है ना, करने पर। तो ये आ गया। अब बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सबको पता है, जैसे यहाँ पे ऊपर देखा था ए इनवर्स आई होता है, ए इनवर्स ए आई होता है, तो बी इनवर्स बी भी आई ही होगा, और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार पहले ये रीजन लिख देते हैं कि बी इनवर्स बी बराबर आई होता है, ठीक है ना, ये हमने बात लिख दी। अब यहाँ से आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक रीज़न और लिख देते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की हम आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, ठीक है। ये हमने कर दिया है, ठीक है ना, और ये इजीली प्रूव हो गई। अब ये रीज़न आपको लिखने होते हैं, ठीक है ना, इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर पे, और नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो ये कह रहा है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि दिखाई कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स पाई टू 2 पाई में वर्धमान है। तो चलो देखते हैं। अब ये फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स, है ना। अब इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू एक्स करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, है ना। अब ये अंतराल कौन सा है, पहले आप ये देखो, ये पाई टू 2 पाई, देखो हमारे पास चार अंतराल होते हैं, चार कोड्रेंट होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं। ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे 2 पाई, सॉरी 3 पाई/2 होता है, और यहाँ पर आपका 2 पाई होता है ना। तो ये पाई से 2 पाई कह रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पाई से 2 पाई, यानी यहाँ से यहाँ तक के हमारा ये जो कोसेक्स है ये निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा वो हमें बताना है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसमें जो है हमारा वर्धमान आएगा। तो हमें देखो अब एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स हमारा क्या आया, साइन एक्स आया, और साइन एक्स जो है यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव ही है ना। तो अगर ये निगेटिव है, चलो रुको, अभी एफ डैश एक्स हमने जीरो रख लिया, एफ डैश एक्स मैंने जीरो रख लिया। इसके बाद अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स का चिन्ह ही बताना होता है ना, तो यहाँ पर चूंकि मैं ये रीजन लिख देता हूँ, चूंकि साइन एक्स इज लेस देन टू जीरो इन पाई टू 2 पाई, यानी ये जो पाई टू 2 पाई अंतराल है यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये वाला साइन एक्स तो लेस देन जीरो रहेगा, निगेटिव रहेगा, है ना। अब अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो एक मिनट रुको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से ये देखो, ये जानते हैं हम कि साइन एक्स जो आ गया ये हमारा साइन एक्स निगेटिव आ गया है ना इस अंतराल में, इन पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई में भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अब साइन एक्स में हमने माइनस की मल्टीप्लाई करी, तो माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करते ही असमीका का चिन्ह चेंज हो जाता है ना, उलट जाता है। अगर माइनस से आप गुना करोगे या डिवाइड करोगे, तो माइनस साइन एक्स ही क्या है मेरा, एफ डैश एक्स है, तो मैं इसको लिख दूं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन टू जीरो। तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन टू जीरो आ गया, किस अंतराल में, इन पाई से 2 पाई में। तो इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन टू जीरो है तो इसका मतलब ये वर्धमान फलन है। अतः अतः एफ एक्स अंतराल अंतराल पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। अगर ये निगेटिव आ जाता, ऐसे आ जाता लेस देन टू जीरो, है ना, अगर ये ऐसा आ जाता लेस देन टू जीरो, तो ये फिर ह्रासमान हो जाता, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये वर्धमान हो गया। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि ए आई जे एक मैट्रिक्स है, फॉर्मूला 2i - j हो, तो 2 × 3 क्रम का एक आव्यूह ए ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो, माना 2 × 3 है, 2 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। माना जो ये मैट्रिक्स है, 3 कॉलम 2 रो,
तो A11, A12, A13 और A21, A22, A23, 3 कॉलम हो गई, 2 रो हो गई। ठीक है, यहां से हमारे पास ये आव्यूह हमने मान ली, 2 क्रॉस 3 की माना आव्यूह, आव्यूह है। अब ये फॉर्मूला जो है हमारे पास ए आई जे का जो फॉर्मूला है 2i-j, इससे हमें ये सब निकालने हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है ना, तो A11 निकालते हैं। A11 यानी i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, यहां पे रख दो, यहाँ पे रख दो। 2 × 1 - 1, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। अब A12 निकाल लो। A12 2 × 1 - 2, ये आ जाएगा 0। अब A13 निकाल लो। 2 × 1 - 3 इक्वल टू 2 में से 3 गया, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरीके से A21 निकाल लो। A21 मतलब 2 × 2 - 1, तो दो दूनी यहाँ पे रख रहे हैं हम आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। ठीक है ना, ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, पहली आई की वैल्यू, दूसरी जे की वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। 2 दूनी 4 में से 1 गया, ये आ जाएगा 3। और A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 - 2 बराबर 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब A23 निकालते हैं। A23 का मतलब 2 × 2 - 3, 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 आ गया, है ना। सारी वैल्यूज लिख ली मैंने, तो यहाँ से मेरा जो हो जाएगा, अतः अभिष्ट आव्यूह, अभिष्ट आव्यूह मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो उसने आव्यूह पूछा है वो वाला आव्यूह। आव्यूह A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू 1, 0, -1, ये वाली 1, 0, -1, फिर ये 3, 2, 1, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों इतने और इतने द्वारा निरूपित हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, इसकी संलग्न भुजाएं दे रखी है इसने। तो किसी भी चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है और भुजाएं जो है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी हों, है ना, तो दिया है, हम यहाँ पहले लिख देते हैं, दिया है वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दे दी। अब हमें क्या निकालना है, तो बस आप चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण। ठीक है ना, जो भी भुजाएं हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो और उसका परिमाण निकाल दो। ठीक है ना, तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है ना, अभी पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर बाद में उसका परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ से ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी वो क्या होगा, सबसे पहले हम आई, जे और के लिख लेंगे, क्योंकि जो सदिश गुणन होता है वो मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट से निकलता है, यानी सारणिक से निकलता है। तो पहला जो है ये वेक्टर ए वेक्टर, उसके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिख दो, 3, 2 और 2। दूसरा वाला है जो बी, अब उसके कोफिशिएंट 1, 2 और -2, 1, 2 और -2, इसको यहाँ लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, वेक्टर i कैप, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, -2 दूनी 4, -2 दूनी 4, माइनस के कितने हो जाएंगे, -2 दूनी 4, सॉरी -4, और माइनस फार्मूले का 2 दूनी 4, ये भी, फिर -j कैप, ये गया, -3 दूनी 6, -2, -6, -2, फिर प्लस k कैप, ये रो कॉलम छोड़ दो, 3 दूनी 6, -2, 6, -2, फिर कितना आ जाएगा, -4 और 4, -8 i कैप, फिर -6 और -2, -8, ये हो जाएगा +8j कैप, और 6 में से 2 गए 4, ये हो जाएगा +4k कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अब हमें इसका परिमाण निकालना है। परिमाण तो निकालना जानते होंगे आप। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा इसका परिमाण, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा उसको अंडर रूट में जो इसके कोफिशिएंट है ये लिख लो, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर 64, दूसरे 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16,
तो 6 और 6 12, 120, 128, 128 6 134, 34 और 10 144। तो अंडर रूट 144 आ गया। अंडर रूट 144 का मतलब है 12, और वर्ग इकाई लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना, वर्ग इकाई जरूर लिख देना। और यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया समांतर चतुर्भुज का। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, ठीक है ना। डीवी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इससे आप पता लगा सकते हैं, जो ये यूनिट दे रखी है ना उसने, इस यूनिट से आप पता लगा सकते हैं जो मात्रक दे रखा है कि उसने क्या दिया है। अब वो कह रहा है पहली बात तो ये दर दे दी उसने, है ना, अगर दर है तो डी बाई डी फॉर्म की होगी वो, है ना। अब किसकी रिस्पेक्ट में है, ये सेकंड की रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने यहाँ dt लगाया नीचे, और सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए ये आयतन है, पहली बात उसने बता ही दिया था, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर की लंबाई, अगर हम लंबाई को आ, घन है ना ये, अगर हम लंबाई को चलो a मान लेते हैं, तो ये कह रहा है कि यदि a बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर मैं पृष्ठ का क्षेत्रफल s मान लेता हूं, तो ये ds अपॉन dt पूछ रहा है एट a इक्वल्स टू 10, यानी a बराबर 10 पर ये पूछ रहा है कि किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख दो कि माना माना घन की भुजा, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर तथा आयतन, आयतन v है, आयतन v तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल s है, ठीक है ना। ये सब हमने बता दिया। फिर ये गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिया है, ये इसने दे रखा है सब कुछ। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वो होता है घन का आयतन v बराबर a क्यूब। आप यहाँ लिख सकते हैं घन का आयतन v बराबर a क्यूब। साइड की जो भी साइड होगी यानी भुजा होगी, भुजा का घन होगा, भुजा की क्यूब होगी, ठीक है ना, यही होता है घन का आयतन। तो अब हमें इसका क्या करना है, डी डब्ल्यू आर टू टी करना है, टी की रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में नहीं करना, टी की रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि उसने सब डी टी में ही दे रखा है, डी टी में ही पूछ रखा है। तो ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी। ए का दोबारा करेंगे डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां से डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू उसने दे रखी है 9, ठीक है, और बराबर 3। और ए स्क्वायर अगर आप यहीं पे रखना चाहो यहीं पे रख लो, चाहे बाद में रखना चाहोगे बाद में रख लेना, ठीक है। तो चलो बाद में ही रख लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और इंटू में डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा। अब डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी, डी ए अपॉन डी टी की, तो ये आएगी 3a² इसके बटे में चला जाएगा 9 के, 9/3a²। 3 से ये काटेंगे, 3 या 9, तो यहाँ से आपका 3/a² आ जाएगा, ठीक है ना। ये रखना अपने पास, अभी इसको यहीं पे रखना। अब इसको कहते हैं वी नो दैट, या हम जानते हैं, दोबारा कह दो इसको, वी नो दैट, हम जानते हैं। उसने पृष्ठ क्षेत्रफल की बात पूछी कि किस दर से बढ़ रहा है वो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम ये कहें कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² है ना, 6 फलक होते हैं उसमें। अब देखो घन कैसा होता है आपका, जैसा आपने वो नहीं देखा लूडो में आपका जो डाइस होता है वो घनाकार होता है ना, वो घन होता है, वही है ना, इसको कहते हैं घन। अब देखो इसके पृष्ठ, इसमें कितने 6 फलक हैं, एक ये रहा, एक ऊपर, एक पीछे, एक नीचे, एक साइड में, एक इस साइड में, है ना, 6 फलक होते हैं। अब अगर एक फलक का देखा जाए, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल देखा जाए, ये तो ये साइड गुना साइड होगा, भुजा गुना भुजा, तो a², तो 6 फलकों का 6a² हो जाएगा, तो 6a² हो गया, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू टी करते हैं, आर टू टी, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये 2 आगे आ जाएगा, 6 दूनी 12 और a इंटू डी ए अपॉन डी टी, है ना। ए का दोबारा कर देंगे। अब देखो 12 ए की गुना करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे 10, ए की वैल्यू हमने 10 रख दी, या अभी नहीं रखते ए की वैल्यू, चलो इसको जू का तू रखते हैं, डी अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं 3/a², 3/a²। अब एक ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, ये आ गया आपके पास 12 गुना 3/a। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी टी को उसने कहा था कि a बराबर 10 पे देखना, जब उसकी भुजा 10 हो तब देखना कि वो कितना बढ़ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, 12 गुना 3, a की वैल्यू हम रख देते हैं 10। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, अब और तो नहीं कटने का ये, तो 6 × 18/5, तो ये आपका आ जाएगा 18/5। और चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसकी जो इकाई आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगी, ठीक है ना।
क्योंकि हमने ये दर निकाली है, इसलिए बटे में सेकंड भी जरूर आएगी, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समुच्चय ए में इतने अवयव पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, ये अवयव पड़े हैं इसमें। कह रहा है कि आर जो है वो इस तरीके से परिभाषित है दो एलिमेंट पर कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स से, मतलब कट जाता है पूरा पूरा, है ना, डिवाइड हो जाता है। द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध में तीन संबंध आते हैं हमारे। एक तो सम्मित, अगर अगर आप जानते हो, एक समतुल्य होता है, सबसे पहले समतुल्य ही होता है, फिर सम्मित और फिर संक्रमक, है ना, ये तीन संबंध। अगर इनमें से कोई एक भी ना हुआ वेरीफाई, तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं होगा, है ना। तो हम यही चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे। सबसे पहले समतुल्य के लिए चलते हैं, है ना। समतुल्य के लिए देखो, समतुल्य में क्या होता है कि फॉर ऑल एक्स, यानी सभी एक्स के लिए, आप फॉर ऑल की जगह सभी एक्स भी लिख सकते हैं, प्रत्येक एक्स लिख सकते हैं ना। प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी ये एक्स हमने ए में से उठाया, कैपिटल ए मतलब इस सेट में से उठाया के लिए। अब हमें क्या चेक करना होता है, एक्स कोमा एक्स चेक करना होता है, एक्स कोमा एक्स चेक करना होता है, ठीक है। एक्स और एक्स पर ये रिलेशन लगाना होगा, यानी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट को डिवाइड कर देना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट यहां पर एक्स है और पहला एलिमेंट भी एक्स है, तो चाहे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कोई सी भी वैल्यू रख लो, सेकंड वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से डिवाइड हो ही जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी जगह 1 1 रखूं, सॉरी चलो मैं 2 2 रख देता हूँ ना, 2 2 रख देता हूं, तो ये वाला 2 जो है वाई, ये कट जाएगा इस वाले 2 से, है ना। 3 3 रख लूंगा दोनों तरफ, तो 3 3 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा। मतलब हर एलिमेंट के लिए ये वेरीफाई करेगा, है ना। हर एलिमेंट के लिए क्या करेगा, वेरीफाई करेगा ये। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं। हम जानते हैं, हम जानते हैं प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स से भाज्य है, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू ले लूं वो एक्स से कट ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः फिर तो एक्स कोमा एक्स आर में मिल जाएगा मुझे, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा। अतः संबंध आर जो है वो समतुल्य है, अतः संबंध आर समतुल्य संबंध है, ठीक है, समतुल्य संबंध है, ठीक है। ये बात हो गई। अब चलते हैं संक्रमक पे, सॉरी सम्मित पर। सम्मित मीन्स सिमेट्रिसिटी, सम्मितता या सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए देखते हैं। तो सम्मित के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसमें से आर में से कोई एक एलिमेंट उठाना होगा, है ना। फॉर ऑल, या यहां पर हम कहेंगे सभी, दो एलिमेंट उठा के लेके चलने पड़ते हैं हमें यहां पर, सभी एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू ए के लिए, हमें अगर एक्स वाई आर में मिल रहा है, तो इसके लिए हमें वाई एक्स भी मिलना चाहिए, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक्स वाई अगर आर में है लेकिन वाई एक्स यहां पे आर में नहीं है, एग्जाम्पल दो, क्या नहीं है, आपने ऐसा क्या देख लिया इसमें। अब हम बताएंगे कि अगर मैंने यहां पे मान लो 6 कोमा 2 उठा लिया, या आप और भी कोई सा उठा सकते हैं, जैसे जैसे रुको अभी मैं बताता हूं आपको, जैसे आप कोई और सा भी उठा सकते हैं। जैसे हमने उठा लिया 4 को ये 2 डिवाइड कर देता है ना, तो हम ये भी उठा सकते हैं 2 कोमा 4, 2 कोमा 4 तो आर में है, लेकिन 4 कोमा 2 आर में नहीं है ना। देखो खुद देखो आप, ये जो y है ये 2 से कट जाता है ना। यहाँ ये तो कहा इसने y भाज्य है x से, यानी ये दूसरा एलिमेंट कट जाता है पहले एलिमेंट से, तो ये दूसरा एलिमेंट कट जाता है पहले एलिमेंट से, ये तो आर में होगा ही, लेकिन इसका उल्टा भी होना चाहिए था। इसका उल्टा मतलब ये होना चाहिए था कि 2 भी कट जाना चाहिए था 4 से, लेकिन ये तो नहीं कटता, 2 तो 4 से नहीं कटता, 4 कट जाता है 2 से, है ना। तो 2 तो नहीं कटता 4 से, इसका मतलब ये एलिमेंट तो नहीं होगा आर में, तो इसका मतलब हमारे पास सिमेट्रिसिटी है ही नहीं, है ना। तो सम्मित तो ये होगा ही नहीं, अतः हम क्या कह देंगे, अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है,
सममित संबंध नहीं है। और अगर ये सममित संबंध नहीं है तो ये तुल्यता भी नहीं होगा। अतः आर एक अतः आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। यही हम इसको मना कर देंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है ना, यहां से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये फिर से कभी किसी पेपर में आया तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी करा दूंगा, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये आर नंबरिंग वाला मतलब रोस्टर फॉर्म में लेके चलते हैं और वहां से वो इजीली सारे एग्जाम्पल दिख जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि आव्यूह इतने को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कर सकते हैं हम इसको। चलिए, माना ए बराबर पी प्लस क्यू, वेयर जहां पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश और क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। ये तो इनमें से एक सममिताव्यूह है, ये वाला सममिताव्यूह होगा, ये वाला विषम सममिताव्यूह होगा। इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये सममित है, ये विषम सममित है, और इन दोनों को जोड़कर ए ही आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश यानी पी निकालते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हम निकालते हैं यहाँ पर पी। पी होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। अच्छा, ए प्लस ए डैश करना पड़ेगा, तो हम ये करते हैं ए है अपने पास 3 3 -1 -2 1 -4 -5 2, ये तो हो गया हमारे पास ए। अब इसी का डैश यानी परिवर्ताव्य लिखो, 3 3 -1, इसकी रो को इसका कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, -2 1 और -4 -5 2। ठीक है ना, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो और यहां से ये बंद कर दो। अब देखो ये पी क्या बनेगा, 1/2, एक ही मैट्रिक्स बनेगी। पहले वाला ए वन वन में जोड़ दो, ए वन टू में जोड़ दो, ए वन थ्री में जोड़ दो, इस तरीके से कर दो। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। 3 -2 ये हो गया 1, -1 और -4 हो गया -5, -2 और +3 हो गया 1, -2 और -2 हो गया -4, 1 और 5 -5 हो गया -4, -4 और -1 -5, और -5 + 1 -4, और 2 + 2 ये हो गया आपका 4। ठीक है, ये आपका पी आ गया। अब इसको अंदर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं क्यू। क्यू जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए है अपने पास 3 3 -1 -2 1 -4 -5 2, ये तो हमने ए लिख दिया, माइनस लगाएंगे। अब ए डैश लिखेंगे, ए डैश यही था, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, ये हमारा ए डैश हो गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 1/2 को बाहर ही रहने दीजिएगा, इसको हमें माइनस करना है। तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट घटाएंगे, 3 में से 3 गई 0, 3 माइनस माइनस +2, 3 और 2 कितना हो गया 5, -1 और +4 हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया ना, तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, -2 और -3 ये -5 आ गया, -2 और +2 ये 0 आ गया, और 1 + 5, 5 में से 1 1 + 5 5 और 1 6 हो गया, -4 और +1 ये -3 हो गया, -5 और -1 ये -6 हो गया, ये 2 और ये -2 ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्यू बन गया। अब ये देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है यानी विषम सममिताव्यूह, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 0 ही होते हैं। तो यहाँ पे 0 0 बन गया, और ये एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं, ये वाले देखो बिल्कुल सेम बनना है, यानी ये हमारा आपका क्यू बन रहा है ना, ये सम्मित विषम सममिताव्यूह ही है, और ये पी जो है ये सममिताव्यूह, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे ये चेक करके बताएंगे कि पी जो है वो एक सममिताव्यूह है। तो पी डैश का हमने क्या किया, हमने पी डैश निकाला, अब पी डैश पी ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो रो को कॉलम में बदलते हैं, पी डैश हम निकाल लें, रो को कॉलम में बदलेंगे। अभी रुको, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, पी 6 1 -5 और 1 -4 और ये -4 और -5 और -4 और 4। ठीक है, ये हमने अभी जू का तू लिखा है पी, अब उसका डैश निकालेंगे। इस 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1/2 बाहर ही रहेगा। अब यहां से देखो, रो को कॉलम में बदलो, 6 1 -5,
इस वाली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 1 -4 -4, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, -5 -4 और 4। क्या आप देख रहे हैं कि ये दोबारा से वही P बन रहा है ना, सेम P बन रहा है ना, तो P डैश बराबर P आ रहा है, तो इसका मतलब P एक सममित अवयव है। अतः यहाँ पे हम लिख देंगे अतः P एक सममित अवयव है, सममित सममित अवयव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्यू डैश देखते हैं। क्यू डैश मतलब क्यू का परिवर्त अवयव। ये विषम सममित अवयव है, इसका मतलब ये क्यू डैश बराबर -q आना चाहिए, है ना। तो क्यू लिखेंगे पहले तो हम 0 5 3 और -5 और 0 और 6 और -3 -6 और यहाँ पे आएगा 0। अब इसका डैश निकालो, डैश निकाल करके ये देखो क्या आएगा, 1/2, 0 5 3 0 5 3, -5 0 6 -5 0 6, -3 -6 और 0, ये हमने लिख दिया। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरा ये क्या बनेगा, 0, ये 5 हो जाएगा प्लस का, ये 3 हो जाएगा प्लस का, 5 हो जाएगा ये माइनस का, ये 0, ये प्लस 6 का 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे दोनों, -3 -6 और ये 0 आ जाएगा। अब देखो क्या ये चीज वापस से क्यू ही नहीं बन गई क्या, क्यू बन गई क्या, देखना 1/2 0 5 3 0 5 3 -5 0 6 -5 0 6 -3 6 0 -3 -6 0, यही बन गया, यानी इसका मतलब माइनस के क्यू बन गया, है ना। तो क्यू डैश बराबर -q आ रहा है, अतः क्यू जो है एक क्या है, अतः क्यू एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। हमें ये भी तो प्रूफ करना होता है ना कि ये विषम सममित अवयव ही ली हमने, ये सममित अवयव ही ली, विषम सममित अवयव है। अब इसको सही करके लिख दो। अब हमें ये दिखाना है, तब हमने बताया उसको कि a बराबर p प्लस क्यू है, तो यहाँ पे a लिख दो, अपनी मैट्रिक्स a है, या a को a ही रहने दो, 1 मिनट रुको, a को a ही रहने दो, और यहाँ पे a बराबर लिख दो p है अपने पास 1/2, ये वाली मैट्रिक्स 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4, ये तो हमारे पास p होगी, प्लस 1/2, अब q लिखेंगे, है ना, p प्लस q है ना, q की वैल्यू कितनी है, 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 और 0। ठीक है, ये आपका हमने एक अवयव को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये कह रहा है कि यदि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच हो और ये दे रखा हो तो सिद्ध करो ये। ठीक है, चलो करते हैं इसको, यहाँ पे लेके चलते हैं, दिया है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले एक टर्म को दूसरी तरफ माइनस में पहुंचा दो, तो y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, दूसरी तरफ पहुंचा दिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स और y प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स मिलेगा इक्वल्स टू 0। दोनों में से y माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक इस वाली टर्म में से और एक इस वाली टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा y प्लस एक्स और यहाँ पे बचा आपका प्लस एक्स वाई। समझ रहे ना इतना तो। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि y माइनस एक्स अगर 0 हो गया तो इसका मतलब तो y बराबर एक्स हो जाएगा, है ना। और y बराबर एक्स अगर मैं इस समीकरण में रखता हूं तो ये कहीं भी वेरीफाई नहीं करेगा। अब सब बढ़ता जाएगा, सब जुड़ रहे हैं, घटेगा कुछ नहीं, तो सब जुड़ के तो बड़ा हो जाएगा, 0 तो होएगा ही नहीं फिर ये, है ना। तो y बराबर एक्स तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मना कर देंगे कि y नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा, ये वाला
फैक्टर 0 होगा, y प्लस एक्स एक्स वाई बराबर 0, है ना। तो इसको लेके चलेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 0। इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये x उधर चला गया माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dw/r2x, तो ये हो जाएगा dw/r2x मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू, इसमें हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ही एज इट इज, अब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0 x का 1, ठीक है। यहाँ से आ गया माइनस की गुना अंदर कर देंगे, दोनों में -1 आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के एक्स आ जाएगा, एक्स की गुना 1 में करेंगे प्लस के एक्स आ गया, ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब देखो एक्स एक्स खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा और अच्छे से आपको सब कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेखा युग्मों, एक रेखा ये दे रखी है, ये सदिश रूप में दे रखा है ना, और एक रेखा ये दे रखी है। देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो कार्य रूप में था, लेकिन था बीच का कोण ही, और ये भी उसने बीच का कोण ही दे दिया, लेकिन अब की बार उसने सदिश रूप दे दिया। तो एक ही पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन इसने दे दिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरीके के क्वेश्चन ही आ जाए, अब दूरी का ना आए, अब ऐसा भी हो सकता है आगे दूरी का भी हो, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले जो भी ये रेखा दे रखी है इनसे तुलना करके b1 और b2 के मान निकालने हैं। तो दी गई रेखा, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं r वेक्टर इक्वल टू, या ऐसे करो, दी गई रेखाओं की तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना r वेक्टर बराबर a1 प्लस a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, तथा r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर, से करने पर। अब बीच के कोण में सिर्फ हमें b1 और b2 की जरूरत पड़ेगी, a1 a2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दूरी पूछता तो a1 a2 की भी जरूरत पड़ती, तो हमें सिर्फ b1 और b2 ही उठाने हैं, ठीक है ना। b1 वेक्टर कौन सा है जो लैम्डा के बाद है, देखो लैम्डा के बाद यहाँ पे कौन सा है i माइनस जे माइनस 2k, तो ये हो गया आपका i माइनस जे माइनस 2k, ठीक है। और b2 आपके पास क्या हो जाएगा, b2 वेक्टर जो म्यू के बाद है, म्यू के बाद ये है 3i माइनस 5j माइनस 4k, ठीक है। ये b1 और b2 आ गए। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच कोण यदि, यदि लिख लो, यदि बीच कोण थीटा हो, तो अगर दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा हो तो फॉर्मूला होता है आपका कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का परिमाण और b2 का परिमाण, ठीक है ना। और ये पूरा मोड में है ना, ये करना है हमें। तो b1 b2 रखो यहाँ पर, देखो b1 और b2, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये तो b1 हो गया, b2 हो गया 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, और अपॉन में आ जाएगा इनका परिमाण, परिमाण मतलब ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, ऐसे ही ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे मोड। अब ये मोड के अंदर, अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना अदिश गुणनफल, तो आई की आई में करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 होगा, आई की जे में और के में करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ तुम्हें क्या करना है, आई डॉट आई1 जे डॉट जे1 के डॉट के1, ठीक है ना। तो इनके जो मल्टीपल हैं, यानी जो इनके कोफिशिएंट है, गुणांक है, बस उनकी तुलना, उनकी गुना कर दो, 1 की गुना 3 में करेंगे तो 1 गुना 3, फिर प्लस लगाओ, -1 की गुना -5 में करेंगे, जो जे के इंटू में है, -1 की गुना -5 में करेंगे, फिर प्लस लगाओ, फिर के इंटू में यहाँ पे -2 है, -2 की गुना -4 में करेंगे, और अपॉन में आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 + 1 + 4 अंडर रूट
3 का 9, 5 का 25, 4 का 16। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया आपका 3 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, अपूर्ण में आ जाएगा 4 5 6, और अंडर रूट में ये आ जाएगा 25 16, 16 9 25 और 25 50। ये तो सेम वही आ रहा है जो पिछले वाले क्वेश्चन का था, बिल्कुल सेम वही आ रहा है। 8 और 5 13 और 3 16, 16 बटे रूट 6 को हम रूट 3 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 2, और इसको हम लिखेंगे 5 रूट 2, है ना, और यहाँ पे मोड 5 रूट 2, रूट 50 को, और रूट दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 16 बटे ये हो जाएगा आपका 5 गुना रूट 2 की रूट 2 में करेंगे 2, और रूट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2 अठे 16 हो गया, 8 बटे ये आ जाएगा 8 बटे 5 रूट 3, है ना, 5 रूट 3 वही वहाँ पे आ रहा था, मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही आ रहा है ना। तो यहाँ से आपका जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा कोस इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3। पूरा थीटा निकाल के दिखाना है आपको, क्योंकि उसने कोण पूछा है, ठीक है ना, ना कि कोण की जया, कोस थीटा, कोस जाने पूछी उसने, ठीक है ना। तो आपको थीटा निकाल के बताना है, ये आंसर होगा। सेम ही है बिल्कुल दोनों क्वेश्चन, बस ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है उसने, और वो जो दे रखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, बधाई हो, इस क्वेश्चन में इसने, इस पेपर में इसने न्यूनतम दूरी का भी दे दिया, यानी वेक्टर फॉर्म से देखो कितने क्वेश्चन के पेपर, कितना क्वेश्चन का इसने दे दिया, कितने नंबर का क्वेश्चन दे दिए, है ना। उसने बीच के कोण के भी दोनों वाले दे दिए, दोनों तरीके के, और बीच की दूरी का भी दे दिया इसने वेक्टर फॉर्म का। अब एक क्वेश्चन रह गया बस वेक्टर में से, 3D ज्यामिति में से एक क्वेश्चन रह गया न्यूनतम दूरी का सदिश रूप में, हो सकता है वो भी आगे हो ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई रेखाओं की तुलना अपनी रेखाओं से करते हैं, ठीक है ना, जो जनरल फॉर्म की होती हैं, सामान्य रूप की। तो हम कहेंगे दी गई रेखाओं की तुलना, दूसरे कलर से कर देते हैं, दी गई रेखाओं की तुलना x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, तथा x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बराबर y माइनस वाई टू अपॉन बी टू बराबर z माइनस जेड टू अपॉन सी टू से करने पर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो रेखाएं हैं ये जनरल फॉर्म में लिखी है या नहीं। x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, y के मल्टीप्लाई में, z के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है ना। अब तुलना करेंगे, देखो अगर यहाँ से आपको ये अलग साइन का दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर ये और ये अलग अलग साइन के हैं तो y1 बराबर -1 हो जाएगा, z1 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये सेम चिन्ह के दिख रहे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो x2 जो होगा +3 हो जाएगा, y2 जो होगा 5 जो है प्लस का हो जाएगा, z2 भी प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे। x1 बराबर -1, y1 बराबर -1, z1 बराबर -1, इसी तरह a1 बराबर 7, b1 बराबर -6, c1 बराबर 1, ऐसे ही x2 बराबर 3, y2 बराबर 5, z2 बराबर 7, और यहाँ से आ जाएगा a2 बराबर 1, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें एक सारणी की जरूरत पड़ेगी, वो सारणी हम पहले ही निकाल लेते हैं। ये सारणी की जरूरत पड़ेगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2, इस सारणी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये हम पहले ही निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस 1, 3 और 1 4 हो गया, 5 में 1 जोड़ दो 6 हो गया, 7 में 1 जोड़ दो, देखो हम घटा रहे हैं लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, इस वजह से जुड़ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। a1 b1 c1 लिख दो, 7 माइनस 6 और 1, a2 b2 c2 लिख दो, 1 माइनस 2 और 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 4 गुना एक रो के सापेक्ष प्रसार कर दो, इस रो के सापेक्ष ही कर दो, तो ये आ जाएगा -6 + 2, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -6 और +2 कितना हो गया, -4, फिर -6 लगेगा ये वाला, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 7 एकम 7 -1 6, फिर प्लस ये वाला 8 लिखो, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, -7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस 6, तो -14 + 6, तो माइनस के 8 आ जाएगा, तो कितना हो गया, -4 चौक 16, -6 छंग 36, माइनस के 8 8 64, तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल
16, 36 और 64 ये हो जाएंगे आपके माइनस के 116, ठीक है ना। तो ये आपका ये सारणी का मान आ गया। अब देखिए, अब यहां पर हमें जो एक चीज की जरूरत पड़ेगी वो ये है, अंडर रूट, अंडर रूट यहां से पता चलता है देखो, ऐसा समझो कि मैं इसको प्रसार कर रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले इसके गुना में लूंगा मैं, तो इसके रो को इसको कॉलम को छोड़ के इसकी गुना करो, B1C2 माइनस B2C1। तो सबसे पहले यही लेना है, तो क्या आएगा, B1C2 माइनस B2C1, ये ले लिया, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर प्लस लगाओ। अब दूसरी रो को, इसका रो का इसको रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो A1C2 माइनस A2C1, तो ये आ जाएगा A1C2 माइनस C2, सॉरी A2C1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ऐसे ही तीसरी रो का कॉलम और रो छोड़ दो, ये वाली A1B2 माइनस A2B1, तो A1B2 माइनस A2B1 ये आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये हमें सॉल्व करना है, और ये हमें सॉल्व करना है, तो यही तो हमने सॉल्व किया था। ये जो अंदर वाले हैं ना, ये देखो सीक्रेट भी यहीं पे रखा हुआ है, ये -4, ये 6 और ये -8, ये इन्हीं की वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दो बस। ये आप कुछ नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, दोबारा दोबारा आप यहाँ पे रख दो बस, इसकी वैल्यू ये है अंदर वाला ब्रैकेट, क्योंकि हमने यही सॉल्व किया था। तो ये -4 का स्क्वायर आएगा, और ये आपका 6 का स्क्वायर आएगा, और ये आपका -8 का स्क्वायर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 चौक 16, 6 चंग 36, 8 8 64, और ये टोटल हो जाएगा आपका अंडर रूट 116 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको अभी यहीं पे रोक दो। अब कहो कि दी गई रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दी गई रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो अब दूरी का फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला, अगर मैं इसको डी कहूँ दूरी को, तो ऊपर तो ये सारणी आता है जो हमने निकाला था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और z2 माइनस z1, और a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। और डिवाइड में इसके ये जो हमने रूट वाली वैल्यू लिखी थी, ये आएगी इसके डिवाइड में, ये क्या थी, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, और प्लस A2 A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज तो हमने सारी पहले ही निकाल चुके। तो इस सारणिक का मान निकाला था हमने माइनस में 116, और इसका जो मान निकाला था हमने, वो निकाला था कितना, ये निकाला था रूट 116। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये चूंकि दूरी है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसमें अपने आप में यहाँ पे एक मोड़ है ना, मोड़ है बाहर सबसे, तो यहाँ पे एक मोड़ लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये मोड़ से बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 116 बटे रूट 116। अब ऊपर वाले 116 को या तो रूट में मल्टीप्लाई करके लिख लो, या इसका कॉन्जुगेट कर लो, रूट 116 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, रूट 116 से। तो ये रूट 116 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे 116, रूट हट जाएगा, 116 से 116 कट जाएगा, तो आपका ये रूट में 116 आ जाएगा। और ये दूरी है, इसलिए यहाँ पे इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो इकाई आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी दूरी आ गई, डी बराबर रूट 116 इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। रूट 116 को आप थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके तुम्हें बताऊं, तो रूट 116 को आप लिख सकते हैं ई बराबर, आप इसको लिख सकते हैं 2√29, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 2√29, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।